सभी को सॉरी जय माता दी, राधे राधे। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। आधुनिक काल। छायावाद। छायावाद का उल्लेख 1920 के आसपास मिलने लगता है। शुक्ल जी से रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका संबंध ईसाई संतों के फैंटेस्माटा छायाभास शब्द से जोड़ते हैं थे। उन्होंने छायावाद को चित्र भाषा शैली भी कहा है। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने इसका संबंध युग बोध से जोड़ते हुए भी इसे व्यक्त किया है। सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद के स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह माना है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक छायावाद में विश्वसनीय तौर पर देखा है कि छायावाद वस्तुतः कई काव्य प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है और वह उस राष्ट्रीय चेतना की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। छायावाद काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। छायावाद का उल्लेख 1920 के आसपास मिलने लगता है। ठीक है। शुक्ल जी ने इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया है। संबंध ईसाई संतों से फैंटेस्माटा छायाभास शब्द से जोड़ते हैं। इन्होंने छायावाद को चित्रभाषा शैली में कहा है। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने इनका संबंध युग बोध से जोड़ते हुए इसे व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह माना है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक छायावाद में विश्वसनीय तौर पर दिखाया कि छायावाद वस्तुतः कई प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है और उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्त पाना चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। छायावाद की काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां देख लेते हैं। व्यक्तिकता। छायावाद काव्य में व्यक्तिकता का आवरण उतार फेंका है। छायावाद कवि निजी ढंग से बातें करते हैं। पाठक का आत्मी बनकर वह साहस पूर्वक काव्य में व्यक्त अनुभूतियों को अपनी अनुभूतियां कहकर प्रस्तुत करता है। इस कविता में मैं मेरा उसी प्रकार फिर सुनाई पड़ने लगा जिस प्रकार भक्ति काल में सुनाई पड़ता था। निराला ने लिखा है, मैं शैली अपनाई यह देखा मुझे उस दृष्टि से। पंत ने लिखा, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। इसी प्रकार अन्य कवियों ने भी अपने आप को व्यक्त किया है। वस्तुतः छायावाद की स्वच्छंदता का संबंध व्यक्तिवाद से था। इस युग में आत्मकथा लिखने की प्रथा का प्रचलन हुआ। अब आत्मकथा लिखने का प्रचलन कब हुआ? छायावाद काल में। आत्मकथा में भी अपनी बात खुलकर कहने के साहस की आवश्यकता पड़ती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि छायावाद की कवि अपनी व्यक्तिगत और निजी अनुभूतियों को अपनी अनुभूति कहकर प्रस्तुत करता है। उसके काव्य में व्यक्तित्व का स्वर होता है। ठीक है। जिज्ञासा। ये हम प्रवृत्तियां देख रहे हैं। ठीक है। छायावाद की प्रवृत्तियां। छायावादी कवि प्रश्नाकुल है। वह जीवन जगत के रहस्यों को जान लेना चाहता है। प्रातःकालीन चिड़ियों का स्वर तो पहले ही कवियों ने सुना था। नदी को किसने नहीं देखा था। पेड़ पौधों का झूमना सबने देखा था। लेकिन छायावादी कवियों ने इन सबको कुछ ऐसे देखा कि उन्होंने कुछ जानने की तीव्र इच्छा हुई। प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, ये पंत की है। ठीक है। किस अनंत का नीला अंचल हिला हिलाकर आती तुम सजी मंडला कर, निराला की है। ठीक है। तृण विरुद्ध लहले हो रहे किसके रस से सींचे हुए, ये प्रसाद का है। ठीक है। तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, महादेवी वर्मा का है। इसी जिज्ञासा से रहस्य भावना का संबंध है। कवि मानस चारों ओर सब कुछ जानना चाहता है, परम सत्य को भी, चाहे वह कितना ही आगे क्यों ना हो। जिज्ञासा का भाव प्राय सभ्यता के नए विकास से उदित होता है। जब नया बोध प्राचीन में कुछ नई जानकारी जोड़ लेता है। प्रकृति। ठीक है। ये भी प्रवृत्ति है। ठीक है। प्रवृत्तियाँ। प्रकृति की ओर जाना स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति है। मनुष्य प्रकृति की ओर पहले इसको ध्यान से सुनो। प्रकृति की ओर मानव निर्मित व्यवस्था से असंतुष्ट होकर भी जाता है। पराधीनता का बोध असंतोष और क्षोभ उत्पन्न करता है। पराधीनता का बोध स्वाधीनता की कामना से जुड़ा है और देश प्रेम से भी
है। देश प्रेम वस्तुतः देश की प्रकृति, भाषा, संस्कृति और सबसे प्रेम करने का ही नाम है। प्रकृति प्रेम वैज्ञानिक उपलब्धियों का भी नतीजा होता है। मनुष्य का स्वभाव द्वंद्वात्मक है। वह एक और प्रकृति से जुड़ता है तो दूसरी ओर उसे प्रेम करता है। जंगल काटता है, बाग लगाता है। छायावाद के प्रकृति प्रेम के पीछे सभी कारण थे। प्रकृति चित्रण खड़ी बोली कविता में श्रीधर पाठक से ही आरंभ हो गया था। मतलब खड़ी बोली की कविता श्रीधर पाठक से ही आरंभ हो गया था। छायावादी कवियों ने प्रकृति को आलम्बन चित्रण तो न किया ही, उसे अपने मनोजगत के प्रतीक रूपों में देखा, उससे अपूर्व तदात्म स्थापित किया। निराला ने बादल को विप्लव का वीर कहा। प्रसाद ने देश को अरुण मधुमेह कहा। ठीक है। महादेवी वर्मा ने रजनी का रूप अभिसारिका के रूप में बांधा। पंत का प्रकृति चित्र छायावादी कवियों में विशिष्ट है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति का चित्र सर्वाधिक सहज रूप में किया है। प्रकृति की विविधता का चित्रण पंत ने अपूर्व इंद्रिय बोध के आधार पर किया है। ठीक है। उन्होंने प्रकृति का पल पल परिवर्तित हो रहे प्रकृति वेश देखा है, चित्रित किया है। नारी, ये भी प्रवृत्ति है। ठीक है, प्रवृत्तियां हैं। नारी, छायावाद की कवि नारी के दो रूपों में देखता है। एक तो उसका दैहिक रूप जो अनादिकाल से पुरुष को आकृष्ट करता रहता है। इसी रूप से छायावाद ने नारी को स्वप्निल और देवी बना दिया है, जो पूरी तरह पहचान में नहीं आ रही। नारी का दूसरा रूप लौकिक है, जिसे छायावाद का बंधन मुक्त करना चाहता है। निसंदेह छायावाद ने नारी को मानवीय सहजता के साथ अंकित किया है। पंत की प्रसिद्ध पंक्ति, हे माँ सहचरी प्राण। प्रसाद ने नारी को आदर्श श्रद्धा के रूप में देखा, जो रागात्मक वृत्ति की प्रतीक है और मनुष्य को मंगल श्रेय के पथ पर ले जाने वाली। निराला ने नारी को यथार्थ रूप स्थिति को काफी पहचान कर उसे चित्रित करते हैं। उन्होंने विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा कहा है। इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती हुई, निराला का है ये, पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी का चित्र खींचा। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का चित्र रीतिकालीन नारी विषयक धारणा को तोड़ने वाली के रूप में किया है। ठीक है। अब राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं शक्ति का काव्य। छायावाद साम्राज्यवाद विरोधी मानवतावाद काव्य है। वह व्यक्ति के सुख दुख का उदात्तीकरण करके उसे राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, सर्वदा तक पहुंचा देता है। प्रसाद ने आशु के उत्तरार्ध में आशु की घनीभूत पीड़ा को दुख दावत से दग्ध विश्व की पीड़ा से जोड़कर इस जगत के वृंदावन बन जाने की कामना की है। उनकी कामनी शक्तिशाली और विजय बनने पर आह्वान करती है। शक्तिशाली हो, विजय बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। अच्छा लगता है पढ़ने में। निराला ने शिवाजी का पत्र में मुगल शासन को साम्राज्यवादी कहा है। राम की शक्ति पूजा, न्याय जिधर है उधर शक्ति लिखकर अन्यायी और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद से निपटने के लिए केवल धर्म, न्याय और विवेक को अपर्याप्त बनाते हुए शक्ति की आराधना का प्रस्ताव किया। कला पक्ष। अभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर अर्थात हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव की समानता के आधार पर नए प्रकार का सादृश्य विधान छायावाद की महत्वपूर्ण कलात्मक विशेषता है। इसके लिए सूक्ष्म संवेदनशील इंद्रिय बोध अपेक्षित था। पंत जी निर्जन को गुंजित अली कहते हैं। प्रसाद की इन पंक्तियों से छायावाद के नए प्रकार का सादृश्य विधान का कुछ पता चलता है। देखते हैं। झंझा झंकोर गर्जन था, बिजली थी नीरत माला, पाकर इस शून्य हृदय को आ सबने डेरा डाला। यहाँ शून्य हृदय आकाश है, झंझा झकोर मानसिक क्षोभ है, बिजली तड़प का है और नीरद माला आर्द्र करुण मना स्थिति का घोतक है। छायावाद ने नए प्रकार के बिंब प्रस्तुत किए हैं। मानवीकरण छायावाद का प्रिय अलंकार है। देखो, पूछ सकते हैं छायावाद का प्रिय अलंकार कौन है, तो मानवीकरण। आगे, छायावाद निराला के मुक्त छंद के लिए विख्यात है। निराला ने कविता को भाव अर्थ के प्रवाह की दृष्टि से पुनः व्यवस्थित किया है। भावानुसारी होकर कविता की पंक्तियां निश्चित मात्रा में बद्ध नहीं रह गई, वे लंबी छोटी लिखी जाने लगी। जैसे देखते हैं, जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण संधो, तुरंगों पर चतुरंग चमू संग आदि।
पंत का प्रिय छंद रोला है। आप पूछ सकते हैं पंत का प्रिय छंद कौन सा है, तो रोला है। लेकिन उन्होंने भी रोला छंद को बीच बीच में तोड़कर भावानुप्राही बना दिया है। छायावादी कवियों ने उत्कृष्ट गीत लिखे। महादेवी वर्मा के गीतों में नारी सुलभ करुणा एवं सतर्क संकोच भाव मिलता है। छायावादी कवियों की भाषा तत्सम बहुला है। वे व्याकरण के प्रति विशेषता, वाक्य के गठन के प्रति बहुत सचेत नहीं, शब्दों की नाद व्यंजना पर काफी भरोसा करते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद पूरा नाम, निराला जी, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, पंत सुमितन नरपन, महादेवी वर्मा। और संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं इनका। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937। अब इनका देख लेते हैं। दूसरा कलर ले सकता हूँ। प्रसाद का जन्म काशी के प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार में हो। इन्होंने प्रारंभिक काव्य रचना ब्रजभाषा में की। ये मूलतः मादकता और आनंद के कवि हैं। इनकी प्रारंभिक कविताओं में संकोच का भाव है। बाद में अपने मन के गहरे विषाद को इन्होंने आशु में लोक मंगल की भावना से जोड़ा है। प्रसाद टीस, कचोट और जगत की नश्वरता के समक्ष मानव जीवन का नगण्य के बोध के कवि हैं। कभी कभी उनमें सूफी कवियों जैसी उत्कृष्ट वेदना का भाव पाया जाता है। सूफी कवियों की उत्कृष्ट वेदना का भाव किसमें पाया जाता है, तो प्रसाद में पाया जाता है। जयशंकर प्रसाद दार्शनिक कवि हैं। उन्होंने अपने इतिहास और दर्शन के ज्ञान को कामयानी के प्रबंध योजना से सम्मिलित करके अभिव्यक्त किया है। कामयानी मानव के बाह्य आंतरिक विकास का कथा काव्य है, जो अंत में सैव अनंतवादी दर्शन से समाधान ढूंढता है। यद्यपि इस विशद कृति पर अनेक आधुनिक विचारों का भी प्रभाव है। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ देख लेते हैं। कानन कुसुम, ये सब प्रसाद के हैं, ठीक है। 1912, प्रेम प्रतीक 1913, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, आंसू 1926 और कहीं कहीं 1925 भी दिए रहते हैं। झरना 1927, लहर 35, कहीं कहीं 33 भी दिए रहते हैं। और कामयानी 37 पर किसी में 35 भी दिए रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1816 से 1961। इसमें देख लेते हैं। निराला जी का जन्म महिसादल राज बंगाल में हुआ। इनका गांव वैश्वाड़ा अवध उन्नाव जिले के अंतर्गत पड़ता है। निराला ओज औदात्य विद्रोह के कवि हैं। उन पर वेदांत और रामकृष्ण परमहंस का विवेकानंद के दर्शन का प्रभाव है, ठीक है। इसलिए उनकी कविताओं में रहस्यवाद भी मिलता है। निराला अकुंठ एवं वयस्क के श्रृंगार दृष्टि तृप्ति के कवि हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। वे सुख दुख दोनों को भरपूर देखकर उससे ऊपर उठकर चित्रण करने की क्षमता रखते हैं। उनकी कविताओं में बौद्धिकता का भरपूर दबाव और तर्क संगत है। अपने युग का विषय यथार्थ और उससे उबरने की साधना उनकी 3 प्रबंधात्मक दीर्घ कविता। तुलसीदास सरोज स्मृति, राम शक्ति की पूजा प्रकट हुई। सरोज स्मृति उनकी कन्या सरोज की मृत्यु पर लिखी गई कविता है। अपनी कन्या का बचपन युवावस्था ऐसा अंकुट संयमित वर्णन और अनंत दुर्लभ होगा। निराला हिंदी में मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। वे स्त्रियों के संश्लेष से कम शब्दों द्वारा अधिक भाव पक्ष प्रकट करते हैं। नाद योजना की उनकी काव्यात्मक विशिष्ट स्थान है, इसलिए उनकी कवियों में कभी कभी दूरता आ जाती है। आगे देखते हैं। निराला में प्रारंभ से ही छायावाद के साथ साथ सरल बोलचाल की भाषा में जीवन के विषय यथार्थ को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति रहे। यह महत्व निराला को ही प्राप्त है कि नई हिंदी कविता की सभी प्रवृत्तियों के अपना संबंध उनसे जोड़ने में गौरव का अनुभव है। उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ अब ये निराला की हैं। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, अपरा, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नैपत्य, ठीक। अब पंत का देख लेते हैं। 1900 से 1977। पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक मनोरम स्थान पर हुआ। उनकी कविता में प्रकृति को विशेष महत्व प्राप्त है। पंत जी प्रधानतः संवेदनशील इंद्रियबोध के कवि हैं। छायावादी कवियों में सबसे सहज, अंततः तत्काल स्वीकार, लोकप्रिय होने वाले कवि हैं, ठीक है। उनकी कविता में छायावाद को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी काव्य चेतना ने कई मंजिलें तय की। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। प्रारंभ में वे प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत थे, फिर मानव सौंदर्य से।
प्राकृत से फिर मानव से। मानव सौंदर्य से उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया, समाजवाद से अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्ति हुए। फिर वे मानवतावादी कवि जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते हैं। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। उनका अंतिम काव्य लोकायतन है जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ उच्छ्वास 1922, पल्लव 1927, बिगड़ा 27, ग्रंथि 39, गुंजन 32, युगांत 37, युगवाणी 29, ठीक है, ग्रामा 40, स्वर्ण धूल स्वर्ण किरण 50। आगे देख लेते हैं। महादेवी वर्मा 1907 से 1987। महादेवी वर्मा का जन्म फारुखाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा जी कविताओं में करुणा के प्रभाव प्रधान है। उन पर बौद्ध दर्शन का भी प्रभाव बताया जाता है। फिर भी उनकी कविताओं में निव्यक्तता नहीं है। आतुरता, प्रतीक्षा, समर्पण, जिज्ञासा उनकी कविताओं में प्रमुख भावना है। उनमें नारी सुलभ सतर्क संकोच भी है जिनसे उनकी कविताओं की दोहरी व्याख्या होती है। कभी उन्हें श्रृंगारी समझा जाता है तो कभी रहस्यवादी। महादेवी वर्मा जी की कविता भारतीय नारी की मानसिकता की उपज है। उनकी कविताओं की करुणा का संबंध लोक में व्याप्त उनके निजी दुख से है। उस पर दुख के दूर होने की उनमें प्रबल आकांक्षा। मैं नीर भरी दुख की बदली उनकी प्रतिनिधित्व पंक्ति की कही जाती है, किंतु उन्हीं का एक प्रसिद्ध पंक्ति, रात के उर में दिवस की चाह का सर हूँ। दीपक और बादल उनके प्रिय प्रतीक है। गीत रचना में उन्हें विशेष सफलता मिली है। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना निहार 30, निर्जा 35, पसंद गीत 36, श्यामा 36, दीपशिखा 42। छायावादी पद्धति पर कविता करने वालों में जानकी वल्लभ शास्त्री, राम कुमार वर्मा अन्य कवि उल्लेखनीय हैं। छायोत्तर काल छायावाद के अंत की घोषणा छायावादी कवियों ने ही कर दी थी। निराला, राम की शक्ति पूजा की समायुक्त पदावली छोड़कर कुकुरमुत्ता, महगू महंगा रहा जैसा कि काव्य रचना रचकर समाज के निम्न वर्ग की दारुण स्थिति का चित्र बोलचाल की भाषा में खींच रहे थे। पंत ने तो युगान की घोषणा कर दी थी। छायावाद में व्यक्तित्व और सामाजिक दोनों प्रकृतियों का समन्वय था। छायावादी कवि निजी स्वर में ही सही किंतु साम्राज्यवाद और सामंतवाद का विरोध कर रहे थे। बाद में छायावाद में दो प्रकार की प्रवृत्तियां अलग से दिखाई पड़ती हैं। एक प्रवृत्ति मस्ती आलम का गीत गाती हैं, इसे समाज विरोधी नहीं कह सकते क्योंकि वे कवि व्यक्तिगत अनुभूतियों के स्तर पर ही सही व्यवस्था की जकड़न का विरोध करते हैं। अनुभूति प्रधान होने के कारण उन्होंने गीत की विधा अपनाई। इनमें से अधिकांश कवि सम्मेलनों में बहुत लोकप्रिय हुए। इनकी कविता में प्राचीनता का विरोध, मस्ती, नश्वरता की अनुभूति, सभी प्रकार की संकीर्णता का विरोध, सबसे तटस्थता, कुल मिलाकर सबसे विराग, सब पर ममता वाला भाव मिलता है। इसे कुल मिलाकर विरोध का काव्य कहेंगे। यहाँ स्वच्छंदता मस्ती बन गई। इसलिए इस धारा के प्रतिनिधित्व कवि बच्चन सिंह कविताओं हालावाद कहा जाता है। उनकी कविताओं में खाला की चर्चा बहुत होती है। वहाँ हाला व्यवस्था विरोध का प्रतीक है। बहुत कुछ फारसी उर्दू कविता की तरह है। बच्चन ने सरस सहज गीतों के माध्यम से धार्मिक सामाजिक संकीर्णता का विरोध किया। उद्दाम भावनाओं माध्यम से धार्मिक सामाजिक संकीर्णता का विरोध किया। उद्दाम भावनाओं की अकुंठ अभिव्यक्ति की इस विरोध के काव्य की प्रतिनिधि पंक्तियां देखें। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह पंक्ति मस्ती के दूसरे गायक भक्ति चरण वर्मा की है। बालकृष्ण शर्मा, नवीन दिनकर, नारायण शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, गोपाल सिंह नेपाली में यह सब मस्ती पाई जाती है।